दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर और साथ में 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो आप अभी इस कार्यक्रम में देखेंगे जो मुद्दा है, इस पर मैं आपको एक छोटी सी भूमिका आपको बता देता हूं। उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से भी मिलेंगे और उनकी जो बात है, उनका जो आकलन है, वो क्या सोचते हैं, वो सब हम समझने की, जानने की और थोड़ा कुरेदने की कोशिश करें। चुनाव हो चुके हैं, ठीक है, परिणाम आ गया है, ठीक है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। मतलब वो जो कि 400 पार का दावा करते थे, वो जो कहते थे कि हमारी पार्टी अकेली जो है 370 के पार हो जाएगी, और वो अपने आप को जो परमात्मा का अंश आखिर में घोषित कर दिया जिसने, वो नरेंद्र मोदी साहब और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी बहुमत नहीं मिला। बड़ी करार हार हुई उस पार्टी की। वो जो अभी ये फेस सेव करने के लिए बहादुरी का वो मुखोटा पहन के जो है वो शेर का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को, वो एक्चुअली है नहीं भैया। वो 303 से 240 पे आ गए हैं, ठीक है। तो उनकी अपनी खुद की औकात नहीं रही है कि वो अपने दम या अपने बूते पे सरकार बना सके। पर फिर भी क्योंकि नरेंद्र भाई हैं, नरेंद्र भाई जो हैं वो कभी अपनी गलती को नहीं मानते। वो कभी अपने को जो है वो कमजोर दिखाने, या अगर दिख भी जाए तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। पर इस चुनाव में, हालांकि इसमें भी धांधली हुई, देखिए हमने आपको इससे पहले वाले प्रोग्राम में बताया है और इस पर हम लगातार करने वाले बातचीत, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है, मेरी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई है, कांग्रेस भी कह रही है कि अराउंड 143 सीट्स जो है वहां पे धांधली बिल्कुल हुई है। डीके शिव कुमार ने भी कह दिया है कि वो साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, वो बताएंगे। तो लड़ाई तो अभी इसमें है बाकी, लेकिन इसके बावजूद इसको अभी साइड में रखते हैं। इसको ये तो इसलिए कहना पड़ता है कि नरेंद्र भाई अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं तो कुछ काम में व्यस्त था और फिर मुझ पर फोन आने लगे, तो मैंने पूछा कि भाई जरा पता करो वो ईवीएम जिंदा है कि नहीं। तो भाई साहब ईवीएम तो जिंदा है। ईवीएम आपके होते हुए, ईवीएम मतलब मशीन और गवर्नमेंट मशीनरी, वो कभी अपना अपनी सक्रिय भूमिका जो है आपको जिताने के लिए वो कभी कम नहीं हो सकती, ये बात है। पर हमने सोचा कि आज हम जो है पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक सलाहकार भी जो रह चुके हैं कमलनाथ साहब के, ऐसे पीयूष बबेले साहब से आज बात करें। बड़ी गंभीरता से, बड़ी बारीकी से वो देश की स्थिति को देखते हैं। तो उनसे बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि उनका नजरिया क्या है। ये जो पूरी प्रोसेस हुई, चुनाव की घोषणा से लेके, चुनाव लड़ने से लेके, चुनाव के अंत में परिणाम आने के बाद अब तक का जो पूरा मामला, वो कैसे देखते हैं, और आने वाला समय जो है वो भी वो कैसे देखते हैं। तो ये बातचीत जो है, साक्षात्कार जो है, इस बारे में है। तो मैं उनको बुला लेता हूं, अपने साथ जोड़ देता हूं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM पर। धन्यवाद मयूर भाई जी। तो मैंने भूमिका जो है अब बना दी है, अब मैदान आपका है। आप खेलिए, चौके मारिए, छक्के मारिए, जैसे करना है वैसे कीजिए। देखिए, चौके और छक्के तो राहुल जी ने मार दिए हैं, लेकिन ये चुनाव भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस लिहाज से कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने एक बीफिटिंग रिप्लाई दी है। जो सांप्रदायिकता का पूरा एजेंडा मोदी जी चला रहे थे, जितना उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, उतना ही देश के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उनके हिंदू मुसलमान करने का जवाब दिया। स्वयं भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, वो कोई छोटी बात नहीं है। और आप इस चुनाव को गौर से देखें तो महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर की राजनीतिक बेशर्मी की सारी पराकाष्ठाएं मोदी जी और उनकी पार्टी ने पार की थी। जहां सत्ता की इतनी लालच थी कि पहले राउंड में सुबह 4 बजे शपथ ग्रहण करा दी गई थी, लेकिन वो जनता की सत्ता जब लौट गई तो सबसे पुराने सहयोगी उद्धव ठाकरे, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुराने सहयोगियों में से एक थे, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी ही हाईजैक कर ली। शरद पवार जी भारत के इतने बड़े नेता, प्रतिष्ठित नेता, उनके परिवार को तोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़ा। और वहां जिस तरह से चुनाव पलटा है,
कि अजीत पवार के पास सिर्फ एक सीट आई है, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, वो बहुत देखने वाली चीज है। आप देखें, राजस्थान में 11-12 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती है, पंजाब में 7 सीटें लाती है, हरियाणा हाफ हो जाता है, तो और कर्नाटक को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, कम रहा, अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन बड़ा। गुजरात में भी ये एक सीट आई, बंगाल को हम देखते हैं, और उसमें आप गौर करिए कि अगर मान लीजिए वैसे ओपिनियन पोल नहीं आए होते जैसे कि वो शुरू में चुनाव के 2-3 महीने पहले दिखाए गए, इसमें 400 से नीचे की कोई बात ही नहीं हुई, वैसा मीडिया कवरेज और प्रोपेगेंडा नहीं होता जो 400 से नीचे ही नहीं आता, तो शायद जो वोटर वोट डालने नहीं निकला या जो हिचक गया वो वोट भी आता, और ये जो 240 पे भारतीय जनता पार्टी है ये 160 पे दिखाई देती। तो फ्री एंड फेयर में ये मीडिया का रोल भी है, वो सब हमने देखा, और किस कदर से एग्जिट पोल तक में इन्होंने मैनेज किया कि आखिरी दिन तक कुछ हो जाए या हम कुछ कर सकें प्रशासन पर दबाव डाल के। तो भारत की जनता ने ये दिखाया है कि वो अपनी सीमाओं के भीतर तानाशाही से कैसे लड़ सकती है, और इस चुनाव का नतीजा मोदी को हटाने वाला नहीं, तानाशाही को हटाने वाला है। अब देश में जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, वो अविनाशी और परमेश्वर का अवतार नहीं होगा, ये हिंदुस्तान की जनता ने साफ साफ संदेश दिया है। मयूर भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सही है आपकी। अब इस माहौल में क्या होता है पीयूष भाई, कि आप तो मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप तो काफी लंबे अरसे से जो है ना सिर्फ पत्रकारिता और समाज जीवन में भी आप सक्रिय हैं। मुझे ये लगता है कि इस स्थिति में, जबकि अभी 2 दिन हुए 3 दिन हुए परिणाम को लेकर, देश के बहुत बड़े तबके ने परिवर्तन के लिए वोट किया था, बहुत बड़े तबके ने, और उनको कहीं ना कहीं मन में निराशा होगी कि हमने वोट किया लेकिन परिवर्तन हुआ नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन अब वो जो एनडीए प्री पोल बना था उसमें कुल मिला के पूरा कुनबा जोड़ के जो है वो उनका बहुमत हो जाता है, ठीक है, पर वोट जो है परिवर्तन का था। तो वो देश की जनता जिसने परिवर्तन के लिए वोट किया था वो थोड़ी बहुत हताश और निराश तो होगी अभी। उनमें वो चेतना बनाए रखने के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। असल में अब जो एक मानस बनना चाहिए राजनीतिक नेतृत्व की ओर से, वो होना चाहिए कि एक धक्का और दो। आपने जो एक तानाशाही चल रही थी, जो मनमाने फैसले हो रहे थे, उसके खिलाफ एक चेतना पैदा की। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं हुई, पहले जी भारत जोड़ो और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों यात्राओं को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए थे, खासकर दूसरी यात्रा को लेकर, कि जिस समय राहुल गांधी को चुनाव प्रचार करना चाहिए उस समय वो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन अभी जी देखने में आया है कि उसने बदलाव किया है। जिस मणिपुर से यात्रा शुरू हुई वहां दोनों सीटें कांग्रेस को मिली, और जिस महाराष्ट्र में यात्रा समाप्त हुई वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी उभरी। तो अब एक तो बात यह है कि जाहिर है कि बहुमत ही ये तय करता है, सीटों की संख्या ही ये तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी, और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों के पास वो संख्या थी, उन्होंने बनाई। अब सवाल आता है कि फिर भी 36% वोट ही उनके पास है, और देश की 64% जनसंख्या ये चाहती थी कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट उस तरह से नहीं हुआ। अब आवश्यकता यह है कि सारा विपक्ष उसी तरह से एकजुट रहे, अहंकार में बिल्कुल ना जाए, और जो राहुल जी ने 2 यात्राएं निकाली थी अपने दम पर, अब ऐसी पूरे प्रोग्राम बनाए जाएं सारे संयुक्त विपक्ष के मिलकर, जो जनता तक लगातार संवाद हो। विपक्ष की एक बिल्कुल भूमिका तो है कि हम संसद में बैठकर उनका विरोध करेंगे, हम मीडिया में उनका विरोध करेंगे, उनकी सच्चाई उजागर करेंगे, लेकिन जिस तरह की मीडिया पर कब्जा है, और एक बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, कोई छोटा देश नहीं है, तो वहां कार्यकर्ताओं को और जो इंडिया के समर्थक हैं या भारत के लोकतंत्र के समर्थक हैं, उन्हें जन संवाद शुरू करना पड़ेगा, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना काउंटर नैरेटिव शुरू कर दिया है।
हम उसका बिल्कुल। मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अयोध्या की जनता के बारे में तक व्हाट्सएप मैसेज फैलाना शुरू कर दिए कि जो लोग भगवान राम का मंदिर बनाने वालों को वोट नहीं देते वो अयोध्यावासी खराब हैं, ये उनसे चलाया जा रहा है। तो वो ये फीलिंग अपने सपोर्टर्स में लाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आपके सेवियर थे, आपके तारणहार थे, और उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया है, आपको नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है। ये भावनात्मक उनकी पहल है। इससे बड़ी भावनात्मक पहल जो कि सत्य पर आधारित होगी, वो इंडिया गठबंधन और लोकतांत्रिक लोगों को करनी पड़ेगी। वो तमाम मुद्दे जो सिर्फ अभी रैलियों में हुए, चुनाव के समय में हुए, मेरा कहने का आशय यह है कि एक तो चुनाव होता है वोट डालने के लिए, जो 5 साल में एक बार होता है लोकसभा का, और ऐसे ही होता है विधानसभा का। लेकिन सामाजिक जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होता है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आरएसएस ने वो ट्रेनिंग बना के रखी कि वो गैर राजनीतिक रूप से भी 5 साल जनता के बीच में जाते रहते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में भी महात्मा गांधी के समय से जो रचनात्मक आंदोलन होता था, एक तो पॉलिटिकल आंदोलन था जो हम अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, दूसरा रचनात्मक था, चरखा संघ, खादी संघ और अस्पृश्यों के लिए संघ, इस तरह के बहुत से जो थे जो नॉन पॉलिटिकल थे। तो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी को जो समाज में चिंतक और एक्टिविस्ट लोग हैं जो कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहते, उन लोगों को साथ जोड़ना, आलोचकों की बात बहुत ध्यान से सुनना और एक सतत संवाद जनता से बना के रखना कि आपने यहां तक प्रयास किया है, लेकिन अगर ये सत्ता रहती है तो ये आपकी शक्ति छीनेगी। क्योंकि अहंकार की पराकाष्ठा ये थी कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कोई वादा ही जनता से नहीं किया। उन्होंने कहा 5 किलो राशन मिलता है, मिलता रहेगा, आयुष्मान कार्ड चलता है, चलता रहेगा, और आप इसी तरह की दूसरी चीजें उठा लीजिए, उनने कुछ भी नया ऑफर करने तक की जहमत नहीं फरमाई। और उन्होंने कहा जनता तो हमारे काबू में है। उसके बरक्स राहुल जी ने क्या क्या घोषणाएं की, 8,500 रुपए देने की युवाओं को, महिलाओं को, एमएसपी की गारंटी। तो इतना सब देने के बाद भी बराबर पे स्थिति आई और सत्ता सिर्फ पलटी है। इसका मतलब मैसेज अभी और दूर तक जाना है, क्योंकि भारत एक भावनात्मक देश है, जहां चिपक जाता है वहां थोड़ी देर चिपका रहता है। उसे सच्चाई बताने के लिए कांग्रेस के और विपक्ष के फुट सोल्जर्स को जनता तक जाना पड़ेगा। एक चीज और करनी पड़ेगी कि अब नेताओं के बजाय सबको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। कई बार क्या बहुत हो सही जाता बात। है कि मैं बड़ा नेता, मेरे नीचे जो है वो मुझसे छोटा नेता, फिर वो उससे छोटा नेता, तो नेता का काम निर्देश देना हो जाता है, नेतृत्व करना हो जाता है, तो वो जनता से बात नहीं करता। तो सबको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। जो जहां रहता है वो अपने पड़ोसी से बात करे, अपने दफ्तर में बात करे, सब्जी मंडी जाता है तो वहां बात करे, परिवार में बात करे, क्योंकि बातचीत करने से ही विचार का प्रसार होता है। इससे बड़ा कोई औजार नहीं है। तो हमें लगता है कि ये एक मौन क्रांति, एक साइलेंट क्रांति एक करनी पड़ेगी विपक्ष को, जनता के बीच लगातार जाने की और ये बताने की कि ये धर्म को इसलिए लाते हैं कि तुम मुद्दों की बात मत करो। जब तुम रोटी मांगते हो तो ये राम को बताते हैं, लेकिन राम राज्य कभी नहीं लाते, राम की मूल भावना को नहीं समझते। तो ये बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए विदेश नीति भी है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। अब देखिए कि जब दिवाली आती है तो भाजपा वाले एक प्रोपेगेंडा चला देते हैं, चीनी माल मत खरीदिए। उससे नुकसान किसे होता है? छोटा छोटा गरीब रेहड़ी वाला, पटरी वाला, उसको होता है। अभी जो आंकड़ा सरकारी आया उसमें है कि चाइना अब भारत से सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश बन गया है। उस व्यापार में भी वो 90% हम उससे आयात करते हैं और 10% मुश्किल से निर्यात करते हैं। तो एक तरफ चीन हमारी सीमाओं पर चला चला आ रहा है, दूसरी तरफ वो हमारे व्यापार पे पूरा कब्जा कर रहा है, तीसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं जिनने सबसे ज्यादा चीन की यात्राओं करने वाले नेताओं में है, और उसके बाद भाजपा चीन के विरोध का मुखौटा लगाती है सिर्फ गरीब आदमी के लिए। तो इनके इस फ्रॉड को उजागर करने के लिए हर रणनीति का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मतलब कि सिर्फ पत्रकार वार्ता न करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते हुए, फिर से एक बार जो है लोगों के बीच में बड़े नेताओं को कार्यकर्ता बनकर जाना पड़ेगा, उनको बिल्कुल सहारा देना, उनको उनको दिलासा देना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि आपकी जो लड़ाई है हम अभी भी लड़ रहे हैं और एंड तक जो है मजबूती से और मक्कम मतलब दृढ़ निश्चय से लड़ते रहेंगे। ये जरूरी होगा। जी। प्रेस वार्ताओं से सिर्फ काम नहीं चलेगा।
जी, बात सही है। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि राहुल गांधी ने वो जेपीसी की मांग कर दी स्टॉक मार्केट घोटाले की बात करते हुए। कुछ लोगों ने कहा, और मुझे लगता है कि ये मुझे मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ, जेपीसी की मांग करती बहुत सही बात है। अब जेपीसी तो भाई पहले भी बनी थी हिडनबर्ग में, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। इसको इसको लीगली फाइट क्यों न किया जाए, इसको क्यों चैलेंज न किया जाए? जब और वो है घोटाला दिख रहा है, वो दिख रहा है बिल्कुल। तो चंद्रा बाबू की पत्नी की कंपनी को पैसा 583 करोड़ रुपए का, 583 583 करोड़ रुपीस का मुनाफा अगर हो जाता है। मुझे अभी आपसे पहले मैं बात कर रहा था, वो जो पहले वाला एपिसोड था उसमें मैं राजू पारोलेकर जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि केरला कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, मुझे देखना बाकी है अभी, कि अमित शाह साहब की जो जहां पे होल्डिंग्स है, जहां पे उनके शेयर है या वो है, बोले आपने वो कहां देखा है कि वहां उनको कितना मुनाफा हुआ है? तो वो आपको नहीं लगता कि इसको घसीट के लेके जाना चाहिए लीगल फाइट के लिए? ये बहुत नहीं, बड़ा, ये फाइट ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो राहुल जी ने जेपीसी की मांग की है, वो तो उन्होंने जो राजनीति में लोकतंत्र के अंदर, संसद के अंदर जो सबसे बड़ा उपलब्ध प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसकी उन्होंने मांग कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने से कोई इनकार कर दिया है। हमें लगता है कि अभी कल सरकार बन जाएगी, संसद का गठन हो जाएगा, तो इस विषय पर दूर तक बात जाएगी। और जहां तक मैं राहुल गांधी का स्वभाव जानता हूं, वो किसी बात को बीच में छोड़ते नहीं है। आपने ध्यान किया होगा, राफेल के मुद्दे को उन्होंने पूरी ताकत से जितनी दूर तक उठा सकते थे, जितने दूर तक पहुंचा सकते थे, उन्होंने पहुंचाया। इसी तरह संविधान और आरक्षण वाले मुद्दे को भी उन्होंने जितनी दूर तक, जितने व्यापक तरीके से उठाया, वो हम सब देख रहे हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी उन्होंने ऐसे ही उठाया है। तो ये शेयर मार्केट का वाकई बहुत चौंकाने वाली चीज है। एक तो ये समझ में नहीं आता कि देश का जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और अगले चुनाव के लिए कंटेंडर है, या होम मिनिस्टर है, या फाइनेंस मिनिस्टर है, उसे शेयर मार्केट की स्पेकुलेशन क्यों करने चाहिए चुनाव के दौरान? दूसरा, वो कोई शेयर ब्रोकर तो है नहीं, ना शेयर की कोई एजेंसी है कि जिनसे लोग कंसल्टेंसी एजेंसियों को वो बताएं कि आपको लीड दें कि आप ये खरीद लो। तो और शेयर मार्केट में भी ये बहुत बुनियादी सिद्धांत है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेंगे या ऐसी कोई लीड नहीं देंगे जिससे बात न्यायिक दायरे के बाहर चली जाए, न्यायपूर्ण ना लगे। तो जो स्वयं वित्त मंत्री है, जो स्वयं गृह मंत्री है, जो स्वयं प्रधानमंत्री है, अगर वो शेयर बढ़ने की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेईमानी की बात या अन्यायपूर्ण बात, अनइथिकल बात कोई हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये बात की और सबने देखा कि करोड़ों लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तो ये सरेआम एक बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत ही खुले तौर पे किया गया घोटाला है, जिसको कोर्ट में भी चुनौती दी जानी चाहिए, जिसको पार्लियामेंट में भी चुनौती दी जानी चाहिए, और जिसको जनता के बीच भी चुनौती दी जानी चाहिए। बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत आम इंसान जो है उसमें से तबाह हुए हैं सर पीयूष जी। छोटे छोटे लोग, उनकी हालत मतलब पतली हो गई सर। ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसे ऐसे फोन आते हैं लोगों के। अब मैं तो कभी स्टॉक मार्केट में ना ट्रेड करता हूँ, ना मुझे उसमें कुछ पता चलता है, तो मैं तो उसमें कहीं दूर दूर तक हुई नहीं, मुझे उसमें समझ भी नहीं पड़ती है कुछ। लेकिन जो परिचित लोग हैं या तो जो हमारे कार्यक्रम देखते हैं, तो वो इतने सारे फोन आए हैं कि ये तो बोले हम तो बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। अच्छा, वो ऊपर जब चढ़ा है शेयर मार्केट, तो भाई जिसको जिसको नुकसान हुआ उसी को फायदा हो, ये तो जरूरी नहीं है। उसने रिकवर किया, लेकिन वो तो मार्केट ने रिकवर किया है। वो लोग जो बर्बाद हो गए, वो लोग थोड़ी ऐसा जरूरी है कि वो फिर से आबाद हो गए हैं, तो ये तो संभव नहीं है। तो आपकी बात सही है, वो हर तरह से जो है उसको फाइट किया जाना चाहिए। इसे तो वो अब कहते एक हैं और ना, बात है। हाँ, खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का। पैसा तो मदारी। तो उतरने चढ़ने में आम जनता का पैसा लुटा, और गया कहाँ है? वो मदारियों के पास गया है, जिनको ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये निकल के सामने आएगा जब जांच होगी तो। जी। अब ये जो सरकार है, इससे पहले तो नरेंद्र भाई बकरी की तरह मैं वही करते थे। अब वो एनडीए 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 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अचानक से वो एनडीए बोलना शुरू कर दिए। तो आप
निरीक्षक के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर, पीयूष जी आपको क्या लगता है कि अब ये जो इनका जो तथाकथित 3.0 है कार्यकाल, वो कार्यकाल में वो मय कितना रहेगा, एनडीए कितना रहेगा, और एक संभावना या आशंका जो जताई जा रही है कि अगर 6 महीना सरकार चलेगी तो ये फिर से जो है ऑपरेशन लोटस के तहत हो सके उतना सबको खरीद के, दबा के, तोड़ के वापस जो है इन सबको बेघर बेसहारा कर देंगे और फिर से वही असली रूप में आ जाएगी। मतलब 3.0 कैसे देखते हैं आप? हाउ डू यू सी इट एंड व्हाट डू यू सी? एक वो शेर किसी ने कहा है कि ठोकर खा के भी ना संभले ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा करते हैं। जी बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब नीतीश कुमार जी देख चुके हैं कि किस तरह से उनके साथ पूर्व में भी किया गया है, चंद्रबाबू नायडू जी इनके साथ रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, और उसके बाद से उनकी ऐसी दशा हुई कि अगले 15 साल तक वो राजनीति के बियाबान में खो गए। अब जैसे तैसे आए हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी थी, उसे खा सकते हैं। अकाली दल सबसे जनसंघ के जमाने से इनका सहयोगी, उसे बर्बाद कर सकते हैं। बीजू जनता दल जिसने हर मौके पर पार्लियामेंट के अंदर इनको समर्थन दिया, सहयोग दिया, उसको पैदल ला सकते हैं। और किस तरह की खतरनाक बने उनको नीचा दिखाने वाली बयानबाजी के साथ उन्हें बाहर कर सकते हैं। वाईएसआर कांग्रेस, उन्होंने दुनिया भर की मदद की, उनको भी पटियों पर बिठा दिया। हरियाणा में सरकार बनाने वाले दुष्यंत चौटाला की स्थिति आज क्या कर दी, सरकार से 4 साल सरकार साथ में चलाई और 1 साल पहले उन्हें निकाल के बाहर कर दिया बिना पूछे। तो अगर नायडू जी और नीतीश जी को लंबी राजनीति करनी है तो भाजपा के वार करने से पहले उन्हें वार करना पड़ेगा। और जो छोटे दल हैं जिनकी 1 और 2 इस तरह के हैं, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो सांस लेने में ही कहीं हजम ना हो जाएं। तो निश्चित तौर पर ये शुरू कर दिया गया होगा। अब तक कोई ऐसी बात नहीं है कि शुरू किया नहीं होगा, ये शुरू कर दिया होगा। अब तक बातचीत होने लगी होंगी। और अगर ये समय रहते नायडू जी और नीतीश कुमार जी नहीं चेते, तो एक दिन सुबह जब ये जागेंगे तो इनकी राज्य की सरकारें, इनका केंद्र का गठबंधन और इनकी पार्टियां सब भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएंगी और ये लोग अपना माला बैठ लेके वहां पर माला फेरेंगे और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी चीज भी है, वो भी एक दुष्यंत कुमार का शेर है कि वातावरण सो रहा था, करवट बदलने लगा है, अब धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है। तो ये तोड़फोड़ तो ये करेंगे, लेकिन ये जो मौसम बदल रहा है, जनता का मिजाज बदल रहा है, वो इस तोड़फोड़ को भी सबक सिखाएगा। ये करेंगे, ये क्या नहीं कर सकते थे, चुनाव के पहले ही कर सकते थे। लेकिन जनता अपने मुद्दों को समझ रही है। इनकी जो फिल्म 10 साल से चल रही थी वो इतनी ज्यादा रिपीटेटिव हो गई है कि मोदी अब कोई किसी को चौंकाते नहीं है। सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये क्या बोलेंगे। उनका करिश्मा फेड हो गया है। या ये कहें कि वो जो रंगा सियार वाली कहावत है जिसमें रंग उतर जाता है, तो रंग जी उतर गया है, कलई खुल गई है। तो ये जितना ज्यादा अब ये टेम्पटेशन ऑफ पावर करेंगे उतना इन्हें दिक्कत आएगा। क्योंकि अब चाहे एनडीए के सहयोगी हों या इंडिया गठबंधन के सहयोगी हों, सब समझने लगे हैं। और इन्होंने किसी को तो छोड़ा नहीं। कौन है जिसपे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का हमला नहीं किया? अजीत पवार भी इनके साथ हैं तो उन पर भी ईडी का ही अटैक हुआ था और फिर इनके साथ चले गए तो उसको साफ कर दिया। कल प्रफुल्ल पटेल के बारे में पता चला है कि उनकी 160 करोड़ की कितने की संपत्ति जब्त थी, अब वो वापस कर दी है। तो अब लोग कब तक अपने भविष्य का रिमोट कंट्रोल मोदी के हाथ में या अमित शाह के हाथ में रखना पसंद करेंगे? ये तो बात नीतीश कुमार और नायडू की हो रही है, लेकिन भाजपा के अंदर खुद कितने लोग असहज महसूस कर रहे हैं। कोई बड़े से बड़े नेताओं की कोई हैसियत नहीं बची है। तो एक धक्का अभी बाहर से पड़ा है और अब एक विस्फोट अंदर से होगा। और ये सरकार 2-2.5 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये तो मानेंगे नहीं, ये हमला करेंगे, फिर काउंटर अटैक होगा और उसमें सरकार गिर जाएगी, ये तय है। और उसके बाद जनता, तब ये ऐसे ओपिनियन पोल भी नहीं आएंगे, ऐसा मीडिया का दबाव भी नहीं होगा, इस तरह की शेरो शायरी करने के लिए मजबूर हमारा इलेक्शन कमीशन भी नहीं होगा। तो कुछ फ्री एंड फेयर चीजें आएंगी। और अभी इस चुनाव में भारत की जनता को विपक्ष मिल गया है। अगला जो चुनाव मध्यावधि होगा
उसमें भारत की जनता को एक लोकप्रिय, जनप्रिय, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार भी मिल जाएगी। मयूर जी, बहुत सही बात कही आपने पीयूष जी, इसको बड़ी अच्छी तरह से आपने अभी डिफाइन किया। ये जो आपने अंत में कहा ना कि अभी इस बार के चुनाव में विपक्ष मिला है और अगले चुनाव में सरकार मिलेगी, बड़ी मुझे तार्किक भी लगा, लॉजिकल लगा, और मुझे लगता है कि ये सही बात है। आखिरी सवाल आपसे पूछना है अब, ठीक है, 2-2.5 साल के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि चीना जब्ती होगी, फिर कुछ भी हो सकता है 2-2.5 साल में, तो सब ठीक है। वो जो है चंद्रा बाबू साहब के बेटे जो है, उन्होंने आज कह दिया कि पेगासस जो है उसकी जांच होनी चाहिए, और मेरे फोन में इसको डाला गया था और मेरी जासूसी करने की कोशिश की गई है। चंद्रा बाबू हो, नीतीश हो, दोनों ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो मतलब सेक्युलर फ्रंट वाले लोग हैं बेसिकली। इनके बेटे जो है चंद्रा बाबू के, उनकी भी किल्ली उड़ाने की बहुत कोशिश की गई है कुछ हद तक आंध्र प्रदेश में। और अब जो कह रहे हैं, तो ये स्पाइंग वाला मामला जो है, स्नूपिंग वाला मामला, तो क्या लगता नहीं आपको कि वो चलता रहेगा? तो 2-2.5 साल पकड़ के चले या 1-1.5 साल पकड़ के चले? बस आखिरी सवाल ये है। ये स्नूपिंग तो अभी भी हो रही होगी, और ये जो उन्होंने बयान दिया है चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र ने, मुझे लगता है कि वो इशारा ये कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय हमें दे दो, तभी जांच हो पाएगी, क्योंकि अमित शाह जी से तो अमित शाह जी की जांच कराई नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो गठबंधन सरकारों में अक्सर वो उनके गिरने में संदेह बहुत बड़ी वजह रही है। आप याद कीजिए कि चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उनकी सरकार गिरने की मुख्य वजह ये थी कि बाहर से उस समय कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही थी, और राजीव गांधी जी के यहाँ जासूसी कराई गई थी, ये आरोप लगा था। ये आरोप है। तो ये बहुत बड़ा आरोप होता है। तो अगर अब भी, चूंकि इनका स्वभाव सर्वसत्तावादी हो गया है, मैं जो आप कह रहे थे, अब उसी तरह से एनडीए एनडीए, तो उनका रंग दिख रहा है। लेकिन ये सब जैसे कोई गुंडा बदमाश होता है, तो उससे मोहल्ले के लोग या शहर के लोग जितने परेशान होते हैं, उससे ज्यादा परेशान उनके अपने घर के लोग होते हैं। क्योंकि पुलिस आती है तो बदमाश तो भग जाता है, घर वाले परेशान होते हैं, मुकदमा, कचहरी, पड़ोसियों से झगड़े, उनकी एक प्रतिष्ठा। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग और उनके गठबंधन के लोग जितने ज्यादा इनसे परेशान हैं, अब देखिए ना, राजनाथ सिंह जी ये फैसला नहीं कर पाते कि मुझे माला के अंदर जाना है कि माला के बाहर आना है। नड्डा साहब चले जाते हैं, उन्हें अमित शाह ऐसा हाथ खिसका देते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, साइड कर दिया जाता है। गडकरी साहब समय समय पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं। तो ये कोई छोटी चीजें नहीं है। आज बयान है, आज उनका जी, वो कुछ उनका सीधा बयान नहीं पढ़ा मैंने कहीं, वो कौन सी है वो News 24 का, वो नहीं प्लेट बन के आता है, हाँ हाँ हाँ, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि मेहनत करने वालों का सम्मान नहीं होता, इसके आसपास की उनकी भावना है। हाँ हाँ। तो गडकरी साहब तो वो है कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहां से। तो वो भी है। फिर नड्डा जी का आरएसएस के बारे में बयान लाना कि हम अपने पांव पे खड़े हो गए, अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कोई छोटी चीजें नहीं है। तो ये सब अंदर अंदर एक चीजें उबल रही हैं, और वो फटेगा गुब्बारा बहुत दिन, अब टिकने वाला नहीं। अभी तो बाहरी फोर्स से इन्होंने दबा रखा था। आप सोचिए ना कि जब पहली सरकार बनी तो 16 मई को रिजल्ट आए थे, लेकिन शायद जून में जाके कहीं मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था। और 14 में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, प्रधानमंत्री बुलाए गए थे, शायद उस समय मुझे याद है नवाज शरीफ को भी बुलाया गया था, अगर मुझे हाँ, सही याद नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही बात। सार्क कंट्री के सभी सभी मुखिया को बुलाया गया था, सार्क के। और हाँ, ये भी और 14 में मुश्किल से 7 एक मंत्री ही दूसरी पार्टियों के थे। 19 वाली सरकार में शायद 2 या 3 मंत्री ही इन्होंने कैबिनेट में अपने एनडीए के रखे थे। तो इन्होंने अपने सहयोगियों को बहुत नीचा दिखाया है। और बयान तो आप सुनिए अमित शाह का, जो नायडू जी के बारे में है, जो नीतीश कुमार के बारे में है, और उनके इनके बारे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई राजनीतिक आत्महत्या करना नहीं चाहेगा। नीतीश कुमार और नायडू जी को अगर लंबी राजनीति करनी है, तो उन्हें अपने जो उनका वोटर है, उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें पिछड़ा भी शामिल है, उसमें मुसलमान भी शामिल है, तो मोदी जी के लिए वो अपना वोटर तो सेक्रीफाइस कर नहीं देंगे। और ना मोदी जी की स्थिति ये है कि जो उन्होंने पूरा हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा है, और इस पे कह के लड़ा है भाई कि हम तो सिर्फ हिंदुओं का करेंगे। तो जब चंद्रबाबू नायडू 4% आरक्षण देंगे, जब वो मस्जिदों के लिए फंड देंगे,
जब वो कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे और 30-40 पॉइंट जो उन्होंने मुसलमानों के लिए सब बताए हैं, तो वो मीडिया में कवर होंगे और जो आंध्र प्रदेश में होगा वो पूरे देश में भी लोगों को जानकारी होगी। तो ये अब दो मुहांपन नहीं चल पाएगा। एक चेहरे पे कई लोग कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो ये कई चेहरे नहीं चल पाएंगे। अब ये बेनकाब होने का समय है। इनका राष्ट्रवाद भी बेनकाब होगा, इनका हिंदुत्व भी बेनकाब होगा, इनका सेकुलरिज्म भी बेनकाब होगा, और इनका खुद को अविनाशी समझने का दम्भ, खुद को परमेश्वर के बराबर समझने का दम्भ, और ये कहना कि भगवान जगन्नाथ इनके भक्त हैं, इस तरह के पाप का दंड, ये सब अभी साल 1.5 साल में मिलेगा। मेरे समझ से 1.5 से 2 साल के बीच का मामला है। तब तक ये सब जो भानुमति का कुनबा इन्होंने जोड़ा है वो सिजारा बिखर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने वक्त निकाला और अपनी बात जो है, अपना आकलन जो है वो हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए रखा। आपसे एक्चुअली हमारी तो बहुत पहले बात ये हुई थी कि आपसे मिलके जो है नेहरू पर एक सीरीज करनी है हमको, और वो चुनाव की भागा दौड़ में और उस सब में वो कर नहीं पाए, और वो अभी भी इतना ही सांप्रत है क्योंकि ये घूम फिर के जाएंगे नेहरू पर ही। तो नेहरू के बारे में सच बताना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग वो एक 5, 6 या 7 जितने भी अब कर सकते हैं उस तरह के एपिसोड की एक सीरीज कर पाएंगे नेहरू पर, ऐसे ही जो है, ताकि पता चले, क्योंकि वो घूम फिर के वहीं जाएंगे। इनके पास वर्तमान में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं ना, उनका 10 साल का कुछ है। ये जो आप कह रहे हैं वही है कि बस जोर से इनका बोलना है, तो झूठ यही, बोलना। इनका तो मयूर भाई यही काम है कि कोई हमारी मार्कशीट ना देखे। हाँ हम पूरे बस, मोहल्ले की मार्कशीटों पर समीक्षा बैठक करते रहे, हल्ला मचाते रहे, उसका लड़का 50% से पास हुआ, वो तो 60% नहीं ला पाया, वो तो पढ़ने में बेवकूफ है, वो तो स्कूल में गया था, वहां पेपर लीक हो गया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने इम्तिहान में क्या लिखा, इसको कोई देख ना सके। ये बहुत ही एक्सट्रीम नकारात्मक राजनीति के ये प्रतीक हैं, जिसमें लोगों को उनके वर्तमान से काटते हैं, उनके मुद्दों से काटते हैं, उनके मुस्तकबिल से काटते हैं, और एक हवा ऐसी क्रिएट करते हैं जिसमें कोई यथार्थ नहीं है। ये सब चीजों का अब फर्क पड़ने वाला है। लेकिन होता है ना कि वो कहावत है कि आप सच्चाई को बहुत समय तक के लिए कुछ लोगों से छुपा सकते हैं, जी और फिर सच्चाई को कुछ लोग बहुत से लोगों से कुछ समय तक के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन सारे लोगों से सारे समय तक सच्चाई को नहीं छिपाया जा सकता। तो 2 स्टेज निकल चुकी हैं। अब आ गई, जनता ने सच्चाई देख ली है और अब वो सबक सिखाना चाहती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने बातचीत सुनी पीयूष जी की, और बड़ी अच्छी एक बात जो मुझे लगी इसमें कि विपक्ष दिया है इस चुनाव ने, मजबूत विपक्ष दिया है। और ये क्योंकि ये एनडीए का जो मामला है वो भले ही कितने ही दावे कर ले, जो भी एक एक हंसता हुआ चेहरा जो है आपके सामने, हमारे सामने रख दे, लेकिन वहां क्या गड़बड़ होने वाली है वो बिल्कुल तय है। 1 साल 1.5 साल बहुत हो गया। तो उसके बाद फिर पीयूष जी का जो कहना है कि उसके बाद फिर मजबूत और लोगों के लिए काम करने वाली सरकार मिलेगी, हमको लगता है कि ये सच होने वाला है। तो ये बातचीत आपने सुनी, आपको कैसी लगी हमको नहीं मालूम, आपको बताना पड़ेगा। आप कैसे बताएंगे? तो आप अपनी कमेंट लिख के बताएंगे कि भाई हमको ये कार्यक्रम, ये बातचीत आपको हमको ऐसी लगी या वैसी लगी, या जैसी लगी वैसी, लिख के जरूर से बताइए, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो फिर इसको आप, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात तो है ही है, 4PM तो है ही है, और भी बहुत सारे चैनल है हमारे, सब में जाके आप सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, और वो जो परिवर्तन का आपने जो लाने की कोशिश की है, वहां निराश ना हो, परिवर्तन होने वाला है, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। तो डटे रहें, क्योंकि अन्याय आपके साथ हुआ है और आपके साथ हुए अन्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।